आज इनकी प्रासंगिकता पर बहस क्यों छिड़ी है, क्या इन्हें हटाया जा सकता है और यह बहस शुरू कहां से होती है, तमाम बातें आज के सेशन में होंगी। लेकिन न्यूज में जो सबसे ज्यादा चर्चित शब्द है धर्मनिरपेक्षता, ये अपने आप में समझने का शब्द है कि धर्मनिरपेक्षता है कि पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद बोले तो सोशलिस्ट होता क्या है, सारी बातें आज के सेशन में होंगी। ये आज का सेशन असल मायने में जो एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा काम का होता है, क्योंकि ये अक्सर इंडियन पॉलिटी में पढ़ा जाने वाला बहुत ही डिटेल टाइटल है। लेकिन आप आज अगर इसे केवल न्यूज के रूप में भी सुन रहे हैं, अपडेट के रूप में भी सुन रहे हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल वैसे ही समझ में आए जैसे आप क्लास नंबर 1 में आकर बैठे हों, शुरुआती डे में बैठे हों और आपको ये जानकारी समझ में आए। हमने आज इस विषय वस्तु को इसलिए लिया क्योंकि यह विवाद 25 जून से लगातार अब तक बना हुआ है। तमाम राजनीतिक दल इस पर अपने अपने बयान दे रहे हैं। हमारे संविधान के अंदर प्रियम्बल होती क्या है, कहां इसका मेंशन है, क्या इसका राज है, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से बताएंगे। विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसे बढ़िया लिख करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये फिर से चर्चा में बने और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंचने वाले हैं, तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे इन सवालों के बारे में बात कर ही ले, क्योंकि ये इस समय सुर्खियों में है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चर्चा शुरू होती है तो चर्चा के अंदर आपको कुछ बातें शुरुआत से बताते हैं। दत्तात्रेय होसबोले जो कि आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं, उन्होंने 25 जून 2025 के दिन एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट था कि इमरजेंसी, आज जो 50वीं अपनी एनिवर्सरी मना रही है, उस इमरजेंसी के दौर में संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। चूंकि वो आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे, इन शब्दों को संविधान में नहीं होना चाहिए, प्रस्तावना में नहीं होना चाहिए। आपने ये बात बोली, आएंगे इस पर भी, कौन है ये, क्या बात थी, किस तरह से थी। इनकी बात के बाद में विपक्ष की तरफ से बयान आने शुरू हुए। विपक्ष की तरफ से बयान आए तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान आने लगे। दोनों के बयानबाजी फिलहाल हेडलाइन बन चुकी हैं और हेडलाइन में अब चर्चा यह होने लगी है कि क्यों ना इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाए। हम दोनों इन शब्दों को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शब्दों को भी समझेंगे कि आफ्टर ऑल इन शब्दों से आपत्ति क्या है। इसके साथ साथ सरकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी इस विषय पर बयान आ गया। सबके बयानबाजी चल रही है तो कांग्रेस इस बात पर अपनी तरफ से टिप्पणी करने आ गई कि अब देखो इनका असली चेहरा उजागर हो गया आरएसएस का, कि ये क्या नहीं चाहते हमारे संविधान में। ये सारी बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस बनकर आ गई। इस बीच में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आता है कि अब आरएसएस का नकाब उतर गया है, वे समानता और धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात केवल करते हैं, संविधान में अगर इन्हें दिखता है तो वो इन्हें चुभता है। इस बात पर फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान आ गया, जो सीपीआईएम है उनका भी बयान आ गया, समाजवादी पार्टी जिसके नाम में ही समाजवाद है उनका भी जिक्र आ गया। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राय रखने आ गए। मतलब इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और मेरा मानना यह है कि अभी लोकसभा का संविधान मानसून सत्र शुरू होने वाला है, संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में यह उस समय बहुत ही बेहतरीन बहस के रूप में निकल कर आएगा। हम इस विषय को आज आपके सामने पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर भारतीय राज व्यवस्था को समझने का बहुत तेज मन हो रहा है तो हमने प्रॉपर तरीके से, मतलब लगभग 3 महीने लगा करके इंडियन पॉलिटी पढ़ाई हुई है। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेहतर है, नहीं भी करते हैं तो आप हमारे इस कोर्स को जरूर एनरोल करें। इसमें आपको जो भी देश भर में चलने वाली चुनौतियां हैं वो सारी विषय वस्तु के साथ पढ़ाई समझाई गई हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे अपनी पाठशाला के हैंड रिटन नोट्स जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, जो यहां पढ़ाया गया है, वो पूरा लिखित में नए कंटेंट के रूप में उपलब्ध हो चुका है, नई तारीखों से अपडेट होकर नए संविधान संशोधन सभी तरह से अप टू डेट, यानी कि अभी 1 महीने पहले तक के जो एग्जाम्स हैं उन तक के अपडेट के साथ नए नोट्स हमारे आ चुके हैं। प्री बुकिंग इनकी जारी है और ऐसे में इनके साथ साइंस की वनडे एग्जामिनेशन की किताब हम लोग आपके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट में दे रहे हैं अगर आप बुक करते हैं तो। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं सारी विषय वस्तु को सिलसिलेवार तरीके से। आपातकाल देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो लगा, जो लगभग 21 महीने तक चला, उसी के ऊपर यह सारी बहस शुरू हुई है। असल मायने में अभी आपातकाल के 50 साल पूरे हुए थे। 25 जून 1975 से 25 जून 2025, 50 साल के पूरे होने पर
इस विषय पर बहस देश के अंदर शुरू हुई और चर्चाएं निकलकर आने लगी कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने संविधान में ये जो शब्द जोड़े थे, हमने पिछले साल भी जब आपातकाल पर चर्चा हुई थी तब इस पर सेशन किया था, तो चर्चाएं शुरू होने लगी कि आपातकाल के दौरान संविधान में कुछ चीजें जबरन थोप दी गई, उन्हें हटाया जाना चाहिए और उन सब शब्दों पर देश में इसलिए खुले मंच से चर्चा होनी चाहिए कि जब देश आपातकालीन स्थितियों में है तो वो तो तानाशाही जैसी स्थिति हो गई, उस समय संविधान में अगर कुछ भी जोड़ा गया है तो वो देश हित में कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर के बयानबाजी होना शुरू हुई। कहां से शुरू हुआ आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी के बयान से। इन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान में दो शब्द धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जोड़े गए जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। बाद में इन शब्दों को हटाया भी नहीं गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या ये शब्द रहने चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में ये शब्द नहीं थे। आपातकाल के दौरान देश में कोई कार्यशील संसद नहीं थी, कोई अधिकार नहीं थे, कोई न्यायपालिका नहीं थी, फिर भी ये दो शब्द जोड़े गए, इसलिए इस मायने पर चर्चा होनी चाहिए। आपने चर्चा के बारे में बात की कि चर्चा होनी चाहिए। अब दत्तात्रेय होसबोले जी किस पद पर हैं, तो ऐसे समझिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है दैट इज आरएसएस, उसके अंदर टॉप हायरार्की में आते हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी के बाद में जो दूसरे व्यक्ति हैं आरएसएस के अंदर, उनका नाम दत्तात्रेय होसबोले जी है। ठीक है साहब, आपने 26 जून के अंदर दिल्ली में हुई अपनी एक कार्यशाला में यह वाली बात कही और 50 साल पूरे होने पर उनके द्वारा यह बात कही गई। अब ये जो बात है इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम प्रस्तावना समझते हैं, प्रस्तावना के साथ साथ इन शब्दों को भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। साथियों, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से आपके साथ बातचीत को रखूंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएं, ये मान करके कि आप हमारे इंडियन पॉलिटी के बैच में बैठे हुए हैं। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि आपको अपने घर में कोई बड़ा आयोजन करना है। बड़ा आयोजन करना है तो आयोजन से पहले आप लोग तैयारी करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इसके लिए आप बैठ करके अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में लिखा जाता है कि हम लोग, मान लीजिए कि एक बड़ा आयोजन करना है, बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देना है, भोजन पर बुलाना है, तो आप लोग पहले तय करते हैं कि किन किन को बुलाना है, हलवाई कहां से आएगा, शामियाना या टेंट हाउस कहां से आएगा, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, कचरा प्रबंधन कैसे होगा, रास्ता कैसे ठीक होगा, रिलेटिव्स जो आएंगे उनको गिफ्ट में क्या देना है, उनसे गिफ्ट क्या लेना है। एक छोटा सा उदाहरण जो कि आप रिलेट कर पाए ताकि आप इस बात को आज रिलेट करके समझ सकें। जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम से पहले हम प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में हर एक बात कि हलवाई फलानी जगह का होगा, मिठाई की दुकान, मिठाई यहां से आएगी, टेंट यहां से आएगा, सब बातें भी मेंशन करते चलते हैं। अगर आप एक कुशल प्रबंधक हैं तो आप अपने द्वारा पहले अपने कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य भी लिखते हैं कि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या। अगर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो हमें चाहिए कि यह सक्सेसफुली कंप्लीट हो। अगर हमारे घर के अंदर शादी का कार्यक्रम है तो सारे रिश्तेदार इसमें आए, कोई भी नाराज ना हो, परेशान ना हो, उद्देश्य लिखते चलते हैं। ऐसे ही भारत का संविधान, अब आप पूछेंगे शादी से भारत के संविधान को रिलेट कर रहे हो, आप ऐसे समझो, हम लोग अपने जब किताबें लिखते हैं, किताबें निकालते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हमारी अपनी टीम से कुछ डिस्कशंस होते हैं। उसमें बताया जाता है कि देखो, अपने जब हम नोट्स लिख रहे हैं तो यह तय किया जाए कि कोई भी चीज जबरदस्ती ना डाली गई हो। दूसरा, सिलेबस से इतर कुछ भी ना हो, कंटेंट टू द पॉइंट हो, अप टू मार्क हो। यह तय हो कि इसमें कोई तथ्यात्मक त्रुटि ना हो, कंटेंट को कईयों बार पढ़ा जाना सुनिश्चित किया गया हो, मैप को बहुत ध्यान से लगाया गया हो। यह कुछ बात है जो हम पहले लिखकर चलते हैं। अर्थात अगर कोई बच्चा मेरी बुक पढ़ रहा है तो उसे पहले से ही यह पता हो कि हमने इसे अप टू डेट बना दिया है, इसमें सारी चीजें अपडेट करके लिखी गई हैं, तथ्यात्मक रूप से सही हैं, ये पहले ही हमने अपनी टीम के साथ साझा कर दिया होता है। अब सर ये बातें क्यों की गई हैं आपके द्वारा, अब उस पर चलते हैं। भारत का संविधान लिखा जाना था, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे थे, हम इस देश को कैसे चलाएंगे, इस बात के लिए संविधान सभा द्वारा एक रूल बुक लिखे जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। उसमें सारी बातें लिखी जानी थी
कि देश में बच्चों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, है ना, एससी एसटी के लिए क्या प्रावधान होंगे, सारी बातें उसमें लिखी जा। केंद्र के साथ क्या होगा, चुनाव कौन कराएगा, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, लोकसभा में क्या होगा, प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक को आप संविधान कहते हैं। इस रूल बुक को लिखने से पहले यह तय करना था कि इस रूल बुक में क्या लिखा जाए। फिर से समझिए, आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर के गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं। गैराज में क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो बॉल से हो सकता है आपका शीशा फूट जाए, पड़ोसियों का फूट जाए, बॉल नाली में चली जाए। तो पहले आप रूल बुक लिखते हैं कि देखो भाई, डायरेक्ट दीवार पर लग गई तो आउट माना जाएगा, बॉल सीधी बाहर चली गई तो आउट माना जाएगा, वन टिप वन कैच आउट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपनी तरफ से जब नियम लिखते हैं और फिर खेलना शुरू करते हैं, तो देश को चलाने से पहले एक रूल बुक लिखी जानी थी। उस रूल बुक का नाम था संविधान। इस संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिसंबर 1946 में, तारीख 13 दिसंबर थी, उस समय पर अपने द्वारा एक प्रस्ताविका, एक उद्देशिका रखी गई। उसमें यह कहा गया कि हम कैसा संविधान यानी कि कैसी रूल बुक बनाना चाहते हैं जिससे इस देश को आगे चलाया जा सके। अंग्रेज चले जाएंगे तो भी यह किताब रहनी चाहिए, इस संविधान के अंदर लिखी हुई बातें ही हमारे देश की गाइडिंग प्रिंसिपल बने। इस बात के लिए नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लिखा गया, एक उद्देश्य लिखा गया। उस उद्देश्य को पढ़ करके संविधान निर्माता सभा जब जब अपनी बातें लिखे तो बस ये मैच कर ले कि हम किस उद्देश्य से इसे लिख रहे हैं। ठीक है साहब, उद्देशिका के अनुसार संविधान बनना तय हुआ। हमारे द्वारा दी गई उद्देशिका जनवरी 1947 में एक्सेप्ट हुई और संविधान बनना शुरू हुआ। नेहरू जी द्वारा यह प्रस्तावित थी। संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो जाता है। ऐसे में इस उद्देशिका के अंदर जो बातें लिखी गई थी उन्हीं को ही यहां पर दिखाया गया संविधान के अंदर कि देखो ऐसा बना। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसा इस उद्देशिका में क्या लिख दिया था? इसमें लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हैव सॉलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बस यहीं से बवाल शुरू हो चुका। इस संविधान के अंदर, इस प्रस्तावना में ये जो 2 शब्द हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और एक शब्द यहां पर है उसका नाम है इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द शुरुआती प्रस्तावना में नहीं थे। शुरुआती प्रस्तावना कैसी थी? तो वो ये थी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस संविधान प्रस्तावना में ये 2 शब्द कौन से सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द 1949 तक जो अंगीकृत की गई प्रस्तावना थी उसमें कहीं पर मेंशन नहीं थे। अब सवाल यह आता है कि साहब जो 2 शब्द जोड़े गए हैं उनका मीनिंग भी बता ही दो। जब इतनी बातें हो ही रही हैं तो ये 2 शब्दों से ऐसा भी क्या बिगड़ गया जिसको लिखने से इतना बवाल शुरू हो गया? शब्द क्या है साहब? सोशलिस्ट, और एक शब्द है सेक्युलर। अब इनको भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, एक एक करके दोनों पर थोड़ा सा समय दे लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशलिस्ट के बारे में। समाजवाद, समाजवाद को आसान रूप से समझें तो यह समझिएगा, एक ऐसा वाद जिसमें समाज की प्राथमिकता हो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। समाज की प्राथमिकता से हो से मतलब क्या है? इनको किन से अलग मानने का प्रयास किया गया है? असल मायने में दुनिया में जब हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय एक और लड़ाई चल रही थी विचारधारा की, और वो विचारधारा थी साम्यवाद की, और वो विचारधारा थी पूंजीवाद की। साम्यवाद और पूंजीवाद, इनमें से एक को कहा जाता है कम्युनिज्म और एक को कहा जाता है कैपिटलिज्म। ये 2 विचारधाराएं उस समय पर लड़ाई लड़ रही थी। क्या क्या था इन दोनों के थॉट प्रोसेस में? थॉट प्रोसेस में कम्युनिज्म कहता था, साम्यवाद कहता था कि शासन सर्वहारा वर्ग का होना चाहिए। अब ये सर्वहारा का मतलब क्या है? मतलब आम आदमी का, यानी कि वो व्यक्ति जो कि गरीब है, वो व्यक्ति जो मजदूर है, जिसकी वजह से सब इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उन्हीं का ही शासन होना चाहिए। यह साम्यवाद की अवधारणा थी। वहीं पूंजीवाद कहता था कि जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास कैपेसिटी है, उसके पास संसाधन इकट्ठे हो भी जाएं तो क्या बुराई है। अर्थात अगर टैलेंटेड व्यक्ति अपने टैलेंट से कुछ नया डेवलप कर भी ले गया तो लड़ाई क्यों हो रही है? तो
पूंजीवाद असल मायने में अमीर को अमीर बनाने पर विचार करता था और साम्यवाद यह मानता था कि अमीर नाम का कोई व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए, वो केवल धन का संग्रहण कर रहा है, वो शोषण कर रहा है, इसीलिए गरीब व्यक्ति के हाथ में नियंत्रण होना चाहिए। इन दो विचारधाराओं से लड़ाइयां चल रही थी। औद्योगिकीकरण के बाद पनपी हुई यह विचारधारात्मक लड़ाई थी, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौरान, औद्योगिक क्रांति के दौरान अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर। ऐसे में जो लोग वहां पर सर्विस क्लास था, यानी कि जो लेबर था, वो अपने आप को बड़ा ही शोषण में पाता था कि उसका बहुत शोषण हुआ है। ऐसे में साम्यवाद यानी कि गरीबों ने कहा कि हमारे दम पर तुम अमीर बने हो तो हमारे हाथ में नियंत्रण होना चाहिए। यही कारण है कि आप रूस की क्रांति जो पढ़ते हैं वो इसी से प्रेरित होती है। मार्क्स के जो विचार हैं वो इससे प्रेरित होकर के पब्लिक होते हैं और मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएं निकलकर आती हैं। ये मैं इतनी बड़ी विचारधाराओं को 5 मिनट में समझाने की गुस्ताखी कर रहा हूं, इतनी आसान नहीं है चीजें, फिर भी हम एक ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं। ठीक है साहब, पूंजीवाद में अमीर के पास में संसाधन का ऑप्शन हो, यह बात मानकर चल रहा था अमेरिका, और अमेरिका अपने इस विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है साहब, इन दोनों विचारधाराओं के बीच में अचानक आ गए हम आजाद हुए 1947 में। आजाद हुए तो हमारी दिक्कत यह थी कि हम कौन सी विचारधारा में आगे बढ़ने वाले हैं, देश को कहां लेकर बढ़ें। अच्छा, अगर हम साम्यवाद अपनाते हैं कि गरीबों के हाथ में नियंत्रण हो, तो साहब हम तो खुद ही पूरी तरह से गरीब हैं, अमीर तो था ही नहीं हमारे हाथ में, तो हम लड़ेंगे किससे। अच्छा, हम बात करें अगर पूंजीवाद की, तो क्या हमारे पास इतने उद्योगपति थे क्या जो इंडिया को अमेरिका के टक्कर में ले जाएंगे। हम ऐसी स्थिति में आजाद हुए थे जब ना तो प्रॉपर साम्यवाद अपनाने की स्थिति में थे, ना पूंजीवाद अपनाने की स्थिति में थे। गांधी जी के विचार हुआ करते थे इस थॉट पर, जब उनसे पूछते थे कि गांधी जी आप क्या मानते हो, देश को अमीरों को मतलब उद्योग धंधे बंद करा देने चाहिए क्या, क्योंकि ये जो बाहर की कंपनियां आई थी ये हमको लूट कर ले गई। जब बाहर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां आई, हमें लूट कर हड़प कर चली गई, तो अब हमारी आवश्यकता नहीं है सर, इनको भगा देना चाहिए, हमारे देश में भी उद्योग धंधे नहीं पनपने देने चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे समय पर ट्रस्टीशिप की अवधारणा मानता हूं और उसका उद्देश्य है अगर आप टैलेंटेड हैं तो टैलेंट से धन का संग्रहण करें, लेकिन देश के लिए खुद के लिए जितना आवश्यक हो उतना पैसा रखें, उसके अलावा देश को समर्पित कर दें, और वहीं से कर की अवधारणा का शुरुआत मानी जाता है। खैर, फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में जब हम आजाद हुए तब यह देखा गया कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा कंपनी ओरिएंटेड होकर चलने लगे तो हमारे लोग तो और गरीब हैं और गरीब हो जाएंगे, और अगर हम केवल गरीबों के हाथ में शासन दे दें, यानी कि हम ये कहें मजदूर के हाथ में, तो मजदूर तो तब सरवाइव करेगा जब पूंजीपति होंगे, पूंजीपति है ही नहीं। ऐसे में हमने एक बीच का मार्ग अपनाया और वो मार्ग था समाजवाद का। समाजवाद विचारधारा यह थी कि अगर अमीर आदमी अमीरी कर रहा है, उद्योग धंधे चला रहा है तो चलाए, लेकिन सरकार अपना नियंत्रण रखते हुए उस अमीर आदमी से टैक्स वसूलेगी और उस टैक्स से गरीब आदमी के अपलिफ्टमेंट का काम करेगी। यानी कि अगर देश में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं तो अमीरों पर से धन निकाल करके गरीबों पर खर्च करने का काम सरकारें करेंगी समाजवादी विचारधारा के तहत। यानी समाज को अल्टीमेटली अमीर और गरीब में ना रखकर एक जैसा रखने का प्रयास करेंगी, अमीरों से लेंगी, गरीबों को देंगी, ऊपर उठाएंगी, बीच में चलाएंगी। इस विचारधारा के साथ में देश आगे बढ़े, यह मध्यम मार्ग अपनाया गया। वास्तविकता यह है कि दुनिया का अब कोई भी देश ना तो ट्रू सेंस में साम्यवादी है और ना ही ट्रू सेंस में पूंजीवादी है। अब लगभग सभी देश समाजवादी हैं, लेकिन मूल्यों में वो इस बात को लिखते नहीं है कि हम समाजवादी हैं, क्योंकि सबको लगता है कि या तो वो एक्सट्रीम एंड पर कभी पूंजीवादी बनेंगे या कभी साम्यवादी बनेंगे। ये थॉट देशों के बीच में खुली छोड़ दी जाती है। आप अपना फेट डिसाइड करें, आने वाले समय में देश क्या चाहेंगे। उदाहरण के रूप में बताता हूं, जिस समय विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, सोवियत रूस खुद को लेकर चल रहा था साम्यवाद का प्रवर्तक और अमेरिका लेकर चल रहा था पूंजीवाद का प्रवर्तक। 1991 तक सोवियत रूस साम्यवाद की ही धारणा की पालना कर रहा था, लेकिन 1991 में सोवियत रूस का विखंडन होता है और 21 देश बनकर आते हैं, 15 देश बनकर आते हैं, माफी चाहूंगा, ये फैक्चुअली अमरॉड देश बनकर आते हैं। और सोवियत रूस का जो ये टूटना होता है, उस दिन से रूस जो बनकर आया उसने पूंजीवाद अपना लिया और उसने साम्यवाद छोड़ दिया। यानी कि समय तय करता है कि देश कौन सी विचारधारा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब जब हम यहां पर ये दो बातें कर रहे हैं तो चर्चा है कि भारत ने क्या अपनाया। भारत ने अपनाया सोशलिस्ट होना। जब भारत ने सोशलिस्ट होना अपनाया तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें यह बात क्यों नहीं लिखी गई। अगर हम साम्यवादी हम लोग अगर समाजवादी होना अपना रहे थे तो यह प्रियम्बल में क्यों नहीं लिखी गई। आंसर था उस समय की
अंबेडकर साहब के द्वारा दी गई जानकारी में। असल में हमारी संविधान सभा के अंदर इस बात का जिक्र हुआ। संविधान सभा के अंदर केटी शाह नाम के जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, प्रोफेसर साहब ने यह बात कही कि क्यों ना हम समाजवाद को हमारी प्रस्तावना में लिख दें। तब अंबेडकर साहब ने यह कहते हुए टोक दिया था, और इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो हम आपको दिखाएं। ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स, डिबेट के डॉक्यूमेंट्स हैं ये, जो कि संविधान सभा के अंदर डिबेट हुई, उसके टाइटल्स हैं ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब के। संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर हम अपनी प्रस्तावना में यह लिख दें कि हमारा देश सोशलिस्ट बनना चाहता है, तो हम आज से ही हमारे संविधान के दर्शन में यह कह देंगे कि हमारा तो अल्टीमेट गोल ही सोशलिस्ट रहना है। क्या पता आने वाला समय लोगों को पूंजीवाद की तरफ ले जाए। अंबेडकर साहब का उस समय का थॉट प्रोसेस देखिए। उस समय वो इस बात को इस तरह से रखे कि क्या पता आने वाला समय देश को साम्यवाद की तरफ ले जाए। हम ये कैसे कह दें कि ये जो रूल बुक लिख रहे हैं हम इसी से चलना है, आने वाले समय पर लोगों की थॉट का हम सम्मान नहीं करेंगे। हम कैसे इस बात को प्री डिफाइन कर दें कि लिख दो इसमें कि हम सोशलिस्ट होंगे। नहीं लिख सकते, आने वाला समय तय करेगा कि देश को किस दिशा में जाना है। अंबेडकर साहब ने यह बात उस समय कही, यही कारण है कि उस समय की जो पहली प्रस्तावना थी उसमें सोशलिस्ट चीज नहीं थी। अब आते हैं दूसरे टर्म पर। एक टर्म और था जिसका नाम था सेक्युलर। असल मायने में जब हम इसका हिंदी अर्थ तलाशते हैं तो हिंदी अर्थ निकलता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन इस शब्द से बहुत लोगों को परहेज है, इसलिए इसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है और वो है पंथ निरपेक्षता। अब आप पूछेंगे अब इन दोनों में क्या अंतर है साहब? आइए थोड़ा सा इस पर विमर्श कर लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी कि धर्म के अंदर कोई भी कोताही नहीं, या फिर आसान में कहें कि देश का कोई धर्म नहीं होता, यह धर्मनिरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि देश किसी एक पंथ का नहीं होता, यह पंथ निरपेक्षता है। दोनों में पहले अंतर समझ लेते हैं। भारत सनातन संस्कृति को मानने वाला देश रहा है। गीता के ज्ञान में धर्म की अवधारणा को स्थापित किया गया है। धर्म का अर्थ ही वही है जिसे धारण किया जा सके। जो धारणीय है उससे आप निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? यह मत है गीता में बिलीव रखने वालों का, सनातन में बिलीव रखने वालों का, और वो ये मानते हैं कि देश धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। देश का तो धर्म होता ही है। देश जो भी कर रहा है वो उसका धर्म है। जैसे डॉक्टर का धर्म है इलाज करना, टीचर का धर्म है पढ़ाना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना नैतिकता के साथ। तो धर्म तो सबका है, धर्म के बिना देश कैसे चल सकता है? हां, लेकिन जो लोग पंथ में विश्वास रखते हैं, जैसे उपासना का तरीका, आप किसी का इस्लाम हो सकता है, किसी का क्रिश्चियनिटी हो सकता है, किसी का जैनिज्म हो सकता है, किसी का हिंदुइज्म हो सकता है, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे में देश किसी एक उपासना पद्धति का समर्थक ना हो, अर्थात पंथ निरपेक्षता बनाम धर्म निरपेक्षता में हमारा देश पाकिस्तान की तरह इस्लाम आधारित नहीं होना चाहता, अर्थात किसी एक धर्म या फिर किसी एक पंथ आधारित नहीं होना चाहता। ठीक है, यानी देश किसी एक पंथ का पक्ष नहीं लेगा, सबको एक साथ देखेगा। इसी को पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। अब सवाल आता है साहब हमारी उस समय की प्रियम्बल में इस बात को क्यों नहीं लिखा गया? तो इस पर भी अंबेडकर साहब का मत यह था कि उपासना पद्धति सबकी अलग है। अगर हम इस बात को मेंशन करते हैं तो इस बात को बड़ा बना देते हैं। बड़ा बनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। जब मूल अधिकारों में वो चीज दी गई है तो हम इस बात को आगे लिख करके ये जताने का क्यों प्रयास कर रहे हैं कि हम ये बनना चाहते हैं? हम तो मूलतः यही हैं, हम बनना चाहते हैं कह करके हम ये दिखाते हैं कि हम पहले ऐसे नहीं थे, हम ऐसा बनना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अंकित अवस्थी आप क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा सिक्स पैक वाला एकदम बिल्कुल फिट बॉडी शरीर बनना चाहता हूं, मतलब आप इस समय फैमिली पैक हो, वहां से आपको सिक्स पैक जाना है, ये बनना चाहते हो। अब अगर आप ऑलरेडी सिक्स पैक हो तो आप फिर कहोगे नहीं ना कि हमें सिक्स पैक बनना है। प्रस्तावना क्या है? आप प्रस्तावित कर रहे हो कि हमें बनाना क्या है। हमारा देश तो ऑलरेडी ही पंथ निरपेक्ष तरीके से ग्रो कर रहा है। थॉट प्रोसेस हमारा शुरुआत से यही रहा है। लिखना क्यों? लिख करके आप हमें नीचा ले जाते हो, आप हमें यह दिखाते हो कि नहीं ये था, अब इससे यह बनना है। नहीं, हम थे ही ऐसे। इस वजह से इन दो शब्दों को अंबेडकर साहब ने प्रस्तावना में डालने से इनकार कर दिया। अब यह उस समय तो डला नहीं साहब, लेकिन फिर क्या हुआ? हमारे देश में लगा आपातकाल। कब लगा साहब आपातकाल? 1975 के अंदर।
आपातकाल लगा, उसकी अपनी कहानी है, उस पर हमने ऑलरेडी एक सेशन और ऑलरेडी पुराना डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे में अच्छा, इस बात के ऊपर भी कई बार बहस छिड़ती है कि नेहरू जी सहमत थे या नहीं, तो नेहरू जी सहमत थे उस समय के अंबेडकर साहब के विचारों से। ठीक है साहब। इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है, इनकी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल रहता है। आपातकाल के ऊपर हमने पिछले साल का सेशन किया था, वो भी आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। आपने उस समय संविधान में संशोधन कर दिया और संशोधन करके प्रियम्बल के अंदर 3 शब्द जोड़ दिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। फिलहाल बयान पर बवाल सोशलिस्ट और सेक्युलर के है। क्या बवाल है? बवाल इस बात का है कि मैडम आपने ये जो 2 शब्द जोड़े हैं, पहले तो ये समझिए कि किसी के घर में फंक्शन होना था, फंक्शन हो गया। अब अगर आप कह रहे हो कि नहीं, फंक्शन से पहले बनाई गई जो उद्देशिका थी, जो प्रस्तावना थी, उसमें हम फिर से शब्द जोड़ेंगे कि हम ये बताएंगे कि हम बनाना क्या चाहते थे। बोले साहब, प्रस्तावना में परिवर्तन क्यों कर रहे हो? आप जो लोग समझ चुके हो इसको ऐसे समझे, मान लीजिए मैंने एक किताब लिखी मैंने किताब लिख दी। किताब लिखने से पहले मैंने अपनी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर यह किताब लिखी गई। अब मैं 25 साल बाद जागता हूं और जागने के बाद कहता हूं कि सुनो, उस प्रस्तावना में 2 बातें और लिख दो, उसमें लिखो कि हम इस किताब को ऐसा बनाना चाहते हैं। क्यों लिखना भाई? प्रस्तावना तो सबसे पहले ही दिया गया तर्क था। अब लिख करके आप तो उल्टा चले जा रहे हो, आपने तो नियति को फेर दिया। प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए था, यही तो संविधान की सबसे बड़ी मूल आत्मा थी, लेकिन आप उसको परिवर्तित करके यह कहना चाह रहे हो कि यहां से आगे भी संविधान बनता रहेगा। और हुआ भी यही। 1975 में लगे आपातकाल के चलते देश के अंदर संविधान में इतना संशोधन किया गया कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसे मिनी संविधान के नाम से पुकारा जाने लगा। इंदिरा गांधी जी के समय पर हुए इस संविधान संशोधन के चलते ही संविधान में 2 नए शब्द जुड़ गए। यह 42वां संविधान संशोधन था, जिसके चलते देश के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए। और उन बहुत सारे परिवर्तनों में अगर संख्या गिनाई जाए तो प्रियम्बल में परिवर्तन हुआ, 40 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ, 7वां शेड्यूल में परिवर्तन हुआ, 14 नए आर्टिकल्स जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर के संविधान में भरपूर परिवर्तन हुआ। इस भरपूर परिवर्तन में ये 2 शब्द सबसे ज्यादा विवादित रहे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, हिंदी में धर्मनिरपेक्षता, भाव में पंथ निरपेक्षता। इन शब्दों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी इसके अंदर जोड़ दिए गए। इन शब्दों के जोड़ने पर आज बहस क्यों छिड़ी है? जब जब इमरजेंसी की बात आती है, आपातकाल की बात आती है, तो आपातकाल होता क्या है? आपातकाल का मतलब होता है कि देश के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, यानी कि देश की सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो सारी पावर अपने हाथ में केंद्रित कर लें, राज्य को किसी लायक ना छोड़े, न्यायपालिका को पंगु बना दे, उसे इमरजेंसी कहा जाता है। ऐसे समय पर अगर इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के दौरान अगर देश के ताकत को आपने हटा दिया, देश के न्याय व्यवस्था को आपने हटा दिया, लेजिस्लेचर को आपने पंगु कर दिया, उस समय अगर आपने 2 शब्द जोड़ दिए तो आपने तो संविधान की आत्मा घोट करके शब्द जोड़े हैं। तो ये शब्द सही कैसे हो सकते हैं? दत्तात्रेय होसबोले साहब का कहना है कि आपातकाल के दौरान जुड़े इन शब्दों पर बहस तक नहीं हो पाई, कम से कम अब चर्चा तो कर लो कि ये शब्द जोड़ने ठीक थे या नहीं थे। तो इन शब्दों के ऊपर फिलहाल चर्चाएं हैं। उम्मीद है मैंने शब्द भी आपको समझा दिए और शब्दों के ऊपर चर्चा होने की जो मांग है वो भी मैंने बता दी। अब सवाल आता है, सर इसको लेकर क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में बवाल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पहला बवाल तो इसी बात पर था कि जो संविधान लिखा गया उसके आगे प्रियम्बल को माने या ना माने। शुरुआत में बेरूबारी केस में तो ऐसा तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है संविधान का, जब संविधान का भाग नहीं है। इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ी साहब। आपने किताब लिखी, उस किताब को लिखने का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, इस पेज को मत चिपकाओ, अब संविधान बन तो गया। कोई बात नहीं साहब। फिर लोगों ने संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि माननीय, जिन्होंने संविधान बनाया है वो संविधान सभा के लोग आने वाले समय में जिंदा नहीं बचेंगे, हो सकता है उनमें से कुछ ही लोग जीवित रहें। फिर आपको कौन बताएगा कि हमने संविधान क्यों लिखा, इस संविधान के पीछे का उद्देश्य क्या था? फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे हां यार, अगर हमसे उद्देशिका हट गई तो हम संविधान के बनाने का ऑब्जेक्टिव तो भूल ही जाएंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो हमारे पास से मिस हो जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी और कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको संविधान का उचित अंग बनाया जाए। और इस बात को 1995 के अंदर फिर से दोहराया गया और कहा गया कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसे मान लिया जाना चाहिए। ठीक है साहब।
कुल मिलाकर के आज के समय पर बहस क्यों हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। अब बड़ा सवाल यह आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभिन्न अंग मान लिया है तो आज की स्थिति में क्या इसे हटाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, हटाना है या नहीं हटाना है यह काम होता है संसद का। संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 का उपयोग करके संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा से उसे नियत मत से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाना होता है। अगर राष्ट्रपति उसे परमिट करता है तो संविधान संशोधन हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाने के बारे में कभी कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिस तरह से संशोधन पहले हो चुका है, संशोधन बाद में भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि संविधान के मूल ढांचे से छेड़खानी ना हो। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारतीवाद में ये कहते हुए अपनी तरफ से आदेश दिया कि संविधान की कभी भी मूल ढांचे पर वार नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचे में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे जो शब्द हैं ये मूल ढांचे का हिस्सा बना दिए गए, इस पर वार नहीं होना चाहिए। तो देखना होगा कि मूल ढांचे पर वार ना होने की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या प्रियम्बल से ये दो शब्द हटाते ही वो भाव खत्म हो जाता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों का तर्क होता है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो है वो हमारे संविधान के ऑलरेडी अंग हैं, संविधान के अंदर ऑलरेडी जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं। आज आर्टिकल 39 अगर हम डीपीएसपी में उठाते हैं तो वो समाजवाद की व्याख्या कर रहा होता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 उठाते हैं तो वो हमारे देश में पंथ निरपेक्षता की बात दोहराता है। 25, 26, 27, 28 हमारे देश में पंथ निरपेक्षता की बात करता है। आर्टिकल 38, 39 आज हमारे संविधान के अंदर समाजवाद की बात करता है। तो ऐसे में जब दो आर्टिकल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनसे ये थॉट प्रूव होती है, क्या थॉट प्रूव होती है कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो फिर इसे लगाए रखने की जरूरत क्या है? खैर, अब मैंने आज आपको जो भी कंटेंट दिया, बहुत सारे समय में बहुत सारा कंटेंट देने का प्रयास किया है। इनमें से हो सकता है कुछ बातें आपके समझ में ना आई हो तो सेशन को स्लो करके सुन लीजिएगा, और कुछ बातें बहुत आसानी से समझ में आ गई हो तो 1.5x पर समझ लीजिएगा। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। प्रयास सिर्फ इतना यह बताने का कि बहस क्या है, इसको हटाने को लेकर के किस तरह की बहस छिड़ी पड़ी है, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता क्या है, समाजवाद क्या है, देश को क्या अपनाया जाना चाहिए, शब्द के रगे रहने से दिक्कत क्या है, क्योंकि एक पक्ष तो यह भी कहता है कि शब्दों से दिक्कत क्या है, देश तो चल वैसे ही रहा है, तो फिर दूसरा पक्ष कहता है जब चल ही रहा है तो लिखने की जरूरत क्या है, ये तो तानाशाही के समय के शब्द हैं। वाद विवाद है, देश में विमर्श हो रहा है, शब्द अच्छे हैं।